रियासत ने बलूचिस्तान के खजानों के नाम पर 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लेने का मंसूबा बना लिया है कि रियासत और उसके शराकतदार बलूचिस्तान में से 2028 तक सोने और तांबे की पैदावार शुरू कर सकेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या 2028 तक पाकिस्तान का वजूद सलामत रहेगा। इस हवाले से कुछ आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। और ख़तरनाक तरीन बात यह है कि बलूचिस्तान, जी नाज़रीन, बलूचिस्तान इस वक्त यूँ समझ लें कि जो आतिश फ़िशा मैं आपसे कहता था, लग रहा है कि वो फट चुका है। बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 बम धमाके हुए हैं, जबकि ज़हरी में एक भयानक ड्रोन अटैक हुआ है। एक मेजर के घर पर भी हमले की इतलात हैं और फौजी तनसीबात पर 6 हमले हुए हैं। 11 लाशें भी बरामद हुई हैं और 7 अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना भी बनाया गया है। लेकिन इससे बढ़कर BYC ने बलूचिस्तान में सितंबर और अक्टूबर के दौरान होने वाली जबरी गुमशुदगी, मावराए अदालत कत्ल और जहरी से मुतालिक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी कर दी है। 2 माह के आदाद शुमार वज़ीर आला के इस बयानिए को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं कि जबरी गुमशुदगियों का 93% मसला हल कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो, एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि वॉच टाइम में इशू ना आ सके। सबसे अहम तरीन जो बात है नाज़रीन, जो मुझे ऐसा लग रहा है ज़ाती तौर पर, मुझे पता ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का वजूद अब ज़्यादा अरसे तक सलामत नहीं रह पाएगा। 28वीं तरमीम के ज़रिए सूबों के तशख़्ख़ुस को मिटाने की साजिश मुल्क को तो पता नहीं, अलबत्ता सिंध और बलूचिस्तान में खाना जंगी किसी सूरत हाल को जन्म देने लगी है, जिसमें बदतरीन फसादात फूट पड़ेंगे और ताकत का इस्तेमाल इन फसादात को मज़ीद तक़वियत और हवा देगा। इब्तदाई तौर पर जो आदाद शुमार सामने आए थे उसके मुताबिक पाकिस्तान को 32 सूबों में तकसीम करने का जो फैसला था वो हुआ था। उनमें खैबर पख्तूनख्वा को 7 हिस्सों में, सिंध को 7 हिस्सों में, बलूचिस्तान को 8 और पंजाब को 10 सूबों में तकसीम करने का प्लान आया था। वो नक्शे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन अब बात कराची को दुबई और पेरिस बनाने पर आन के रुक गई है, यानी कराची को हर सूरत में सिंध से अलग करना है। फिर ये बयानिया आता है कि जो सिंध है वो तो कभी आता है कि सिंध बलूचिस्तान का था, कभी आता है कि सिंध इंडिया का है, और इंडियन जो वज़ीर दिफा हैं वो एक स्टेटमेंट दाग देते हैं कि जो सिंध सरहदी तौर पर पाकिस्तान के पास है वो वापस भी आ सकता है। तो इस हवाले से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नाजायज़ अंडे से हाल ही में एक क्रिमिनल शख्स, जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पैदा होने वाला चूज़ा मियाँ आमिर महमूद, उसने जो शोशा छोड़ा था सूबों के हवाले से, मुझे लग रहा है कि वो अब हकीकत का रूप धारने लगा है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि कराची के ताजिर और अंडरवर्ल्ड भी इस मंसूबे के पीछे खड़ी है, क्योंकि कराची का ताजिर जब खड़ा होता है तो समझ लें कि उसके पीछे पूरी एक अंडरवर्ल्ड खड़ी होती है। कराची के ज़्यादातर ताजिरों का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जाकर उनसे मिलता है। क्योंकि अगर कराची में MQM की दहशतगर्द विंग चलती थी तो वो कराची के ताजिरों की वजह से, अगर MQM हकीकी के टार्चर सेल चलते थे तो भी कराची के ताजरों की वजह से, अगर जमात इस्लामी का राज रहा है तो भी कराची के ताजरों की वजह से, अगर अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर सब कुछ चलता था तो भी कराची के ताजरों की वजह से। कराची का मेमन हो या मुहाजिर हो, जो भी ताजिर हो, वो MQM को ऐसा मुझे महसूस होता था कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन अपने वक्त का फ़िरौन था, यानी खुदा था, और ये उसके सामने झुक जाया करते थे। और अब फिर वही मंसूबा शुरू कर दिए गए 28वीं आइनी तरमीम की आड़ लेकर। 28वीं आइनी तरमीम जिसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी है। हुकूमत तरदीद कर रही है कि 28वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही, रियासत कह रही है आ रही है, और ANP का जो बालू है, पता नहीं क्या मेलू है,
उन्होंने तो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी सिफारिशात भी पेश कर दी हैं। तो फिर हकीकत क्या है? हुकूमत की तरदीद सच्ची, रियासत का दावा सच्चा, या ANP की सिफारिशात सच्ची? तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा हो रहा है। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर 28वीं आईनी तरमीम के जरिए या फिर सिर्फ MQM को खुश करने के लिए कराची को सिर्फ अलग करने की कोशिश की गई, कराची और हैदराबाद को अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर या सूबा बनाकर, मुझे याद है मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ था, हम मेरे ख्याल में कहीं जा रहे थे तो ऐसे बात निकली थी MQM के हवाले से। तो मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो से पूछा था कि ये जो अलग बात करते हैं जो है वो MQM वाले, तो इसके हवाले से एज अ पॉलिटिशियन आप उनकी इस चाल को कैसा देखते हैं? तो मीर मुर्तज़ा हंसे थे, कहते थे MQM वाले पागल हैं, उनको पता नहीं है कि ना तो उनके पास पीने के लिए अपना पानी है, ना ही उनकी सड़कें चावल और गंदम की काश्त के लिए हैं, ना ही उनके घरों के आंगन में सब्जियां उग सकती हैं, ना ही इनके जो पार्क हैं वहाँ पर फल और फ्रूट उगते हैं। तो जिस शहर के पास अपना पानी ना हो, जिस शहर के पास ज़राअत के लिए कुछ ना हो, वो अलग मुल्क होने की दावा की बात करता है। तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। तो बहरहाल अब 28वीं आईनी तरमीम और MQM की जो चाल है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ होने जा रहा है, और ये सब कुछ जिस दिन होगा समझ लें कि उस दिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के नक्शे को टुकड़ों में तकसीम कर देगी। पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं रहेगा। यानी जो काम इंडिया आज तक नहीं कर सका वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करेगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान खान के दौर में जो है वो जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया था। अब एक और सौदा होने जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो जो ख़तरनाक तरीन चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान की रियासत एक और भयानक काम करने जा रही है। यानी रियासत ने बलूचिस्तान के ज़ेर ज़मीन ख़जानों के नाम पर 3.5 अरब रुपए के कर्जे, यानी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो है वो यूज, चलो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ देता हूँ। मल्टी बिलियन डॉलर के रिकॉर्डिंग मंसूबे के नाम पर हुकूमत और उसके इस मंसूबे के शराकतदारों ने रिकॉर्डिंग कॉपर और सोने की कानकुनी के मंसूबे के लिए 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और तवक्को जाहिर की जा रही है कि जनवरी में कर्ज हासिल कर लिया जाएगा, जबकि इस वक्त पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 93 बिलियन जो है वो 93 खरब, अरब नहीं खरब रुपए है, जो इस वक्त बढ़कर तकरीबन यानी बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और जनवरी में मजीद 500 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाना है। तो पाकिस्तान की मादनियात से भरपूर ज़मीन तकरीबन 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, 92 मारूफ मादनियात के साथ, जिनमें से 52 का तिजारती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या साइंटिफिकली उनको इस्तेमाल किया जाता है, इतना मुश्तमिल है। और पाकिस्तान एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 68.52 मिलियन मेट्रिक टन मादनियात पैदा करता है। ये शोबा 5000 से ज़्यादा ऑपरेशनल माइंस और 50,000 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सपोर्ट करता है, जो 3 लाख कारकुनों को बराह रास्त रोज़गार फराहम करता है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़े रिकॉर्डिंग तांबे और सोने के मंसूबे में दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा तांबे के ज़खायर हैं। कनाडा के बेरक गोल्ड के ज़रिए बहाल होने वाले इस मंसूबे से 2028 तक तांबे और सोने की पैदावार शुरू की जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसकी इब्तदाई सरमायाकारी 5.5 बिलियन डॉलर है। बेरक गोल्ड के CEO और मार्क प्रिस्टो के मुताबिक जो इस प्रोजेक्ट में 50% हिस्से के मालिक हैं, अगले 47 सालों में रिजर्व से 74 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो की उम्मीद है उन्हें। इस कान से सालाना 2.8 बिलियन डॉलर की बरामदात और हज़ारों
मुलाजमतें पैदा होने का भी दावा किया जा रहा है। एक मनसूबा बंदी तोसी से तांबे की पैदावार 4 लाख टन और सोने की पैदावार 5 लाख औंस सालाना हो जाएगी। हुकूमती मंसूबे अपनी जगह पर, लेकिन क्या ख्वाब देखने पर पाबंदी है? क्या हुकूमत के पास इतना भी हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से ख्वाब देखे? क्या रियासत के पास इतना तो अख्तियार है यार, उनको ख्वाब तो देख लेने दो। क्या ये हक़ाइक़ से के बरअक्स दावे नहीं हैं? क्या ये जो कुछ बलूचिस्तान के हवाले से किया जा रहा है, क्या ये इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? अगर हम हकीकत पसंदी से देखें इस मंसूबे को, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में रियासत जो सोच रही है या हुकूमत जो करने का इरादा रखती है वो ऐसा होने जा रहा है? ये तो मैं समझता हूँ कि सावन के अंधे को सब हरा ही नज़र आता है। इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ ज़मीन में सोन, तांबा, चांदी, पीतल, गैस, पेट्रोलियम, मसनूआत, यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन फैक्ट क्या है? इस वक्त तक क्या कर सके? इस वक्त तक जितने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने MOU साइन की है उसके मुताबिक बलूचिस्तान के नाम पर कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकी है? सबसे बड़ी चीज़ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की सरजमीन है। बलूचिस्तान पर जो अलहदगी पसंदी की जो तहरीकें चल रही हैं वो हैं, और वो तहरीकें इस वक्त शिद्दत पसंदी या जो रास्ता अख्तियार कर चुकी हैं उसको, और बलूचिस्तान में जारी एक गोरिल्ला वार है। कौन सा मुल्क, कौन सा इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर की ये कोशिश होती है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो महफूज हो, लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टमेंट ही गैर महफूज हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में क्या खाक छानने आएगा? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटों में क्या होता रहा है, क्योंकि दुनिया बलूचिस्तान को ऑब्जर्व कर रही है। आप भले नेशनल मीडिया पर बलूचिस्तान के इश्यूज पर पाबंदियां आयद कर लो, भले आप BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड और जितनी भी जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर, उनकी कार्रवाइयों पर आप पर्दे डालो, लेकिन फैक्ट यही है कि पिछले 3-4 दिनों से बलूचिस्तान में घमसान का रन पड़ा हुआ है। पूरे बलूचिस्तान में एक जंग छिड़ी हुई है। पूरे बलूचिस्तान में रियासत और बलूचिस्तान के जंगजू आमने सामने हैं। तो इसी सूरत हाल में जो BYC ने जो रिपोर्ट तैयार की है, मैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। BYC ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो है सितंबर और अक्टूबर के हवाले से, कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर कितनी गुमशुदगियाँ हुई, कितने लोगों का मावराए अदालत कत्ल हुआ। ये आदाद शुमार काफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान में 168 यानी 168 अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जिनमें से 12 मुतासरीन को रिहा कर दिया गया, 17 को हिरासत में कत्ल किया गया और 140 अभी तक लापता हैं। ज़िला केच में सबसे ज़्यादा 54 केसेस गुमशुदगी के रिकॉर्ड किए गए, 26 पंजगुर, 21 डेरा बुगटी और 20 क्वेटा में जबरी गुमशुदगी के केसेस सामने आए। मुतासरीन की उम्रें 19 से 25 साल तक के दरमियान थी। इनमें से 53 तलबा, 51 नाबालिग और 1 खातून शामिल है। सबसे ज़्यादा FC ने जबरी गुमशुदगियाँ की, दूसरे नंबर पर CTD और तीसरे नंबर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ इदारों ने इसमें अपना हिस्सा डाला। अफसोस की बात है कि जो हमारे मुहाफिज हैं वही हमारे कातिल हैं। 7 दिन गुजरने, 7 दिन, अच्छा अगर हम देखें इस वक्त तो 7 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 15 साला नसरीना बलोच का इस वक्त तक कोई पता नहीं है, ना ही उसको किसी अदालत में पेश किया जा चुका है। जबकि कमोबेश 6 माह और 5 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन महजबी बलोच को इस वक्त तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका, कि नहीं किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक बलूचिस्तान असेंबली से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करवा के और 3 मई 90 डेज़ का पीरियड अपने पास करने के लिए रखा है, अब उसको भी, उससे भी इस्टेब्लिशमेंट इन्हिराफ कर रही है। चलो, BYC आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ सितंबर में 93 बलोच शहरी जबरी गुमशुदगियों का शिकार हुए। इनमें से सिर्फ 9 को रिहा किया गया, 11 गैर कानूनी हिरासत में मारे गए और 73 शहरी
अब भी लापता है। अक्टूबर में 75 बलोचों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जिनमें से हिरासत में 6 जाँ बहक हुए और 3 को रिहा कर दिया गया और 66 अभी तक लापता हैं। इसी अरसे के दौरान मावराए अदालत कत्ल के 25 वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जिनमें एक नाबालिग बच्चा और एक खातून भी शामिल हैं। जिला केच में सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक और फौजी छापे के दौरान एक नौजवान खातून नाजिया शफी पर के अगवा, उनके घर पर धावा बोलने, उनके अगवा करने, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने और फिर उनके कत्ल का भी जो है वो मामला इसी बीच में आता है। और फिर 16 साला फराज बलोच और 18 साला महराज बलोच की लाशों का मामला भी आता है कि जिनको इतना नफरत की वजह से इस कदर मस्क कर दिया गया कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, खुजदार की तहसील जहरी के हवाले से BYC ने जो चीज़ें सामने रखी हैं, उनके मुताबिक खुजदार की तहसील जहरी ताहाल फौजी मुआसरे में, ये 11 अगस्त से जहरी मुआसरे में है, क्योंकि 11 अगस्त को रवां साल 11 अगस्त को बलोच आज़ादी पसंदों ने जहरी का कंट्रोल हासिल किया था। जहरी के शहरियों को फ़िज़ाई हमलों का सामना करना पड़ा। ड्रोन हमलों और मार्टर गोलों के नतीजे में ख़वातीन समेत कमोबेश 20 अफराद को अपनी ज़िंदगियाँ गंवानी पड़ी। घरों की को घर तबाह हुए, लोगों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, फसलें और मकानात तबाह कर दिए गए और वहाँ पर मवासलाती ब्लैक आउट रहा और दीगर पाबंदियाँ रहीं। स्कूल हॉस्पिटल्स बंद रहे, यहाँ तक कि अशियाए खुर्दनोश भी जहरी तक न पहुँच सकी। तो जहरी इस वक्त भी लोग इस कदर परेशान हैं कि वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैकड़ों घर वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। आपको मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि इनको मजबूर किया जाता है कि आप हब चौकी के इलाके मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि वहाँ से कराची शिफ्ट करना इनको बहुत आसान होता है। मेरे ख्याल में जो जिस अंदाज में बलोच नस्ल कशी चल रही है, इनका हदफ यही है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान को खाली कराया जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में क्या होता रहा। सबसे ख़तरनाक बात, डेरा बुगटी में इंटरनेट की बंदिश के बाद अब तो PTCL भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये आदाद शुमार इस तनाजुर में आप देखिएगा कि बलूचिस्तान का एक नाम नहाद चुनतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहता है कि बलूचिस्तान में 93% जबरी गुमशुदगियों के केसेस को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर रिट ऑफ स्टेट बहाल कर दी गई है और अब इस बयानिए को अडाप्ट किया जा रहा है कि BLA और BLF बलूचिस्तान में जो तरक्की के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं, उनसे भत्ता तलब करते हैं और उनको भत्ता नहीं मिलता तो पिछले चंद रोज़ में 91 मज़दूरों का कत्ल कर दिया गया, कुछ मज़दूरों को जला दिया गया है, जबकि वो ज़ाहिर मुझे अंदाज़ा होता है उन पर्चियों को देखकर कि वो पर्चियाँ फेक होती हैं। कौन इस वक्त जब बलूचिस्तान ऑपरेशन की जद में है, कौन होगा जो अपना मोबाइल नंबर अपनी पर्ची में देगा कि इस पर्ची पर अपना नंबर पर हमें इन्फॉर्म करना? ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है क्या? इससे बड़ी बेवकूफ़ी की इंतहा हो सकती है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो मजीद हट्स है उसको वज़ीर आला मजीद ब्रिगेड कहे और मजीद ब्रिगेड की पनाह गाह करार दे दे और वहाँ ज़ेर तालीम और वहाँ रहने वाले बलोच बच्चों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दे। इससे बड़ा जाहिल इब्ने जाहिल वज़ीर आला आपने कभी देखा होगा कि कहाँ मजीद हट्स और कहाँ मजीद ब्रिगेड? क्योंकि BLA और मजीद ब्रिगेड रियासत और सरफराज बुगटी के दिमागों पर नाच रही है। जी जनाब, नाच रही है, क्योंकि इनको पता है। खैर, रियासत की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस वज़ीर आला को पता है, अनवारुल हक काकड़ को भी पता है कि वो बलूचिस्तान में न तो घूम सकते हैं, बलूचिस्तान में न तो वो इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं, बलूचिस्तान में न तो वो शाहराहों पर गश्त कर सकते हैं, ना ही किसी होटल पे बैठकर वो चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जहरी की, कि जहरी में नूरगामा के करीब शोकी आड़ंचनी के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज के ड्रोन हमले में अपना हुआ है और वहाँ पर 2 इलाका बकी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। जी नाज़रीन, ये हुआ है अभी जहरी में।
इसके अलावा ख़तरनाक तरीन सूरत हाल पैदा हुई क्वेटा में जहाँ कम्बरानी रोड पर पुलिस और ईगल स्क्वाड के मुश्तरका नाके पर 2 बम धमाके हुए हैं। और धमाका उस वक्त हुआ जब अल्लाहवाला चौक पर 10 के करीब एहलकार नाकाबंदी में मसरूफ थे। कम्बरानी रोड पर एक और धमाके में जाय वकवा की तरफ बढ़ने वाली क्राइम ब्रांच की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के मच्छ टाउन और मस्तोंग में जुमा के रोज़ 3 धमाके हुए, जिनमें मच्छ टाउन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुआ, जबकि मस्तोंग में 2 अलग अलग धमाकों की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ और मस्तोंग शहर में पाक फौज के एक मेजर को भी निशाना बनाया गया। अब अगर हम बात करें गुमशुदगियों की, तो डेरा बुगटी की तहसील सुई के इलाके मठ से सीटीडी के एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 नौजवानों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया, जिनकी शनाख्त सतादीन बुगटी और फजल बुगटी के नामों से हुई, जो पीरल खान बुगटी के बेटे हैं, दोनों भाई हैं। इसके अलावा ज़िला डेरा बुगटी के इलाके लेवीज थाना कोली की हदूद से नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 5 अफराद जफरुल्ला, दोदो खान और थंगी खान, भुट्टो खान और जहां अली बुगटी को अगवा करके नामालूम मकाम पर रख दिया और उनका भी तो कोई पता नहीं है। कोलू से फोर्सेज ने 2 किसान और गवादर से एक तालिब इल्म को भी जबरी तौर पर लापता किया जा चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद 12 से भी तजावुज़ करती है। तो इसी तरह फ़ौज पर हमलों की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटों में फ़ौज पर गवादर के इलाके जीवनी में MI और डेथ स्क्वाड के एहलकारों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इलाके को फोर्सेज ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। पसनी में कोस्ट गार्ड के कैंप पर हमला किया गया और कोयटा मुसल्लह अफराद का वली जेट रेलवे पटड़ी के करीब FC चौकी पर दस्ती बम हमला हुआ है। गवादर के इलाके पसनी में कोस्ट गार्ड्स के कैंप को मुसल्लह अफराद ने हमले में, ये बता चुका हूँ, निशाना बनाया। इसी दौरान मुतअद्दिद धमाकों के साथ हवाई फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई। केच के इलाके गोमाजी के तंप में शहीद जहांगीर की रिहाइशगाह पर कायम फोर्सेस के कैंप पर शदीद हमला किया गया। मकामी ज़रा के मुताबिक फायरिंग और धमाके के बाद काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। केच के इलाके गुन्ना में फोर्सेस पर हमला करके 2 एहलकारों और दो एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2 ज़ख्मी हुए, ऐसा दावा किया है BLA ने। और डेरा मुराद जमाली के करीब रब्बी के मकाम पर महकमा इरिगेशन के एक अपना ड्राइवर हैं, उनको जो है वो लापता किया गया। इसी तरह अगर हम हलाकतों की बात करें तो उसमें जो पहला एक वाक़या आता है, दूसरा वाक़या आता है, वो बहुत तशवीशनाक है। अच्छा, केच के इलाके केच की तहसील तंप के इलाके गुमाजी से 2 रोज़ कबल मुसल्लह अफवाज और उनकी तश्कील करदा डेथ स्क्वाड के हाथों, ये बहुत तशवीशनाक बात है, होने वाले नौजवान दुल्हे जिसकी 2 दिन बाद शादी थी, इमरान वल्द नादिल की जो है वो लाश गुमाजी क्रास के मकाम पर बरामद हुई। इसको 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने इमरान की रिहाई के एवज उनके वर्सा से 2 करोड़ रुपए का तावान मांगा था। जी नाजरीन, 2 करोड़ रुपए का तावान। उन्होंने समझा होगा कि 2 रोज़ बाद शादी है, दूल्हा है, तो वो कुछ भी करके दे देंगे, लेकिन यकीनन उनके पास वसाइल नहीं थे, वो तावान अदा नहीं कर सके, कासिर रहे इससे। तो यही वजह है कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी फेंक दी। अब उसी तरह तुर्बत के नवाह में भी 2 लाशें बरामद हुई हैं और ज़िलाई हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। इनकी शनाख्त अबू बकर और ताहिर अहमद के तौर पर हुई है, जो दश्त कुंदान के इलाकों अपना बालंगर और शोली के रिहायशी थे। अच्छा, इसके अलावा ग्रीशा खुजदार में रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड ने मोहम्मद आलिम को कत्ल कर दिया। केच के इलाके देहात से मज़ीद 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। लाशों की शनाख्त वही मैंने आपको बताया जिस तरह हुई है, अबू बकर और वो जो ताहिर। तो ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, ये बहुत तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़देह है। अच्छा, जिस तरह हम, चलो इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे एक और बात करनी थी। ये जो ला रहे थे सूबे, 32 सूबे बनाने चले थे ना, 32 सूबों के हवाले से 2 एक टेक्निकल चीज़ें हैं
उनको ज़रा समझने की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले आइन में बहुत बड़ी तरमीम करनी पड़ेगी। वो होगी आइन के आर्टिकल 1 में जो रिपब्लिक एंड टेरिटरीज के हवाले से है, यानी पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के हवाले से पूरा चैप्टर 1 है, तो उस पूरे चैप्टर 1 में इनको तरदीद करनी पड़ेगी। फिर सबसे बड़ा जो इसमें एक आर्टिकल आता है वो है आपका क्या कहते हैं उसको 239, उसकी सब सेक्शन 4 है। इस सेक्शन के मुताबिक इसमें अगर तरमीम ना हुई तो उसके मुताबिक सूबों की मर्जी के बगैर, जब तक सूबाई असेंबलियां इसकी परमिशन नहीं देती, तब तक वफाक के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर सूबों को तोड़ दे, हर डिवीजन को अलग स्टेट बना दे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दे। रियासत की मर्जी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।